आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग BEE का जो नेक्स्ट टॉपिक था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों को मुख्यतः दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। सबसे पहला जो होता है श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम, यानी सीरीज और पैरेलल में। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उनको मुख्यतः दो प्रकार से हम कनेक्शन देते हैं। पहला कनेक्शन जो होता है वो सीरीज कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन क्या कहलाता है, पैरेलल कनेक्शन। तो हम लोग देख लेते हैं कि सीरीज कनेक्शन में किस प्रकार से रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं और पैरेलल कनेक्शन में किस प्रकार से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग बात कर लेंगे श्रेणी क्रम में। अगर हमारा रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है तो वो किस प्रकार से जुड़ा रहेगा, किस प्रकार से उसका कनेक्शन होगा। देखिए, जो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय, ठीक, जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते समय प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को सेल से जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ने की विधि श्रेणी क्रम कहलाती है। आप जो ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है, ये जो आप डिस्क्रिप्शन दिया गया श्रेणी क्रम का, उसी के अनुसार ये डायग्राम बनाया गया आपका। यानी श्रेणी क्रम में हम किस प्रकार से जोड़ते हैं प्रतिरोधों को। जो प्रतिरोध का पहला सिरा होता है, ठीक है, प्रतिरोध का जो पहला सिरा होता है वो अगले प्रतिरोध के, यानी जो उसके सीरीज में लगा हुआ रहता है, जैसे R1, यहाँ पे आप लोग अगर क्लियर दिख रहा है आप लोग को तो देखिए यहाँ R1 है, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, जो R1 रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस का पहला सिरा कौन है, A पॉइंट पर है, और दूसरा सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वो R2 रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी पहले रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वह दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा अगले रेजिस्टेंस यानी कि R3 तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से वो जितने भी हमको रेजिस्टेंस जोड़ने होंगे, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ R1 है, R2 है, R3, R4, Rn तक हो सकता है। जितने भी आवश्यकता अनुसार जितने रेजिस्टेंस को जोड़ने हमें होंगे इसी क्रम से जोड़ेंगे। ठीक है, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा होगा वो अगले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ेगा। ठीक, तो ये जो क्रम है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसी प्रकार से हम दर्शाते हैं R1, R2, R3 जो सीरीज में संयोजित हैं। ठीक, तो A पॉइंट और B पॉइंट आपको दिख रहा है, इसके बीच में जो R1, R2, R3 हैं इसको सीरीज क्रम में किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं वो यहाँ शो किया गया है। ठीक, और इन तीनों रेजिस्टेंस को क्या किया गया है, सेल के माध्यम से कनेक्शन दे दिया गया है। ठीक, अब इनके बीच में देखिए R1, R2, R3, ठीक है, R1 में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे, R2 में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे और R3 में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो इन तीनों का यानी R1, R2, R3 जो वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे तीनों का अलग अलग वोल्टेज भी आएगा। यानी R1 का जो मान है, R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, R3 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये अलग अलग आएंगे। ठीक है, सॉरी। तो ये जो हमारा सीरीज कनेक्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस सीरीज कनेक्शन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन होता है उस दौरान जो हमारी करंट होती है वो क्या होती है, सभी रेजिस्टेंसों में सेम होती है। ठीक, सीरीज कनेक्शन में जो हमारा करंट होता है वह प्रत्येक रेजिस्टेंस में सेम होता है। करंट का मान प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेम मान का होगा। लेकिन जो हमारा वोल्टेज होता है वो हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग मान का होगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे V1, V2 और V3 को दिखाया गया है। यानी कि सीरीज में हमारा वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है, जबकि करंट का मान क्या होता है, वो सब में इक्वल होता है, यानी समान होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V1, V2, V3 को यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट का मान दिया रहेगा। अभी हम लोग जब आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ इसको न्यूमेरिकली हम लोग सॉल्व करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है इसमें वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंस होते हैं, लेकिन करंट क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस में इक्वल होता है। ठीक है, समान होता है। तो ये आपका डायग्राम जो है वो सीरीज कनेक्शन के यहाँ दिखाया गया है। इसी प्रकार से हमारा जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज में कनेक्टेड होते हैं।
ठीक, अब जो ये आपका डायग्राम दिखाया गया है, इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि क्या है कि हमने मान लिया है, जो जिस बार डायग्राम के बारे में भी आपको बता रहे थे उसी का नीचे एक्सप्लेनेशन है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, ठीक है, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 बिंदु ए, पॉइंट ए व बी के बीच एक सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, पॉइंट ए और बी के बीच एक सेल से, जो सेल है यहाँ पे, सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सेल के तीनों प्रतिरोध में समान धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, सेल के तीनों प्रतिरोध में, जो हमारा सेल है, यह सेल 3 प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है ना, R1 R2 R3, इनमें क्या होगा, करंट का मान समान प्रवाहित होगा। ठीक है, जबकि प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक, प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है। ठीक है, यानी R1 R2 R3 में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होंगे, जो कि क्रमशः V1 V2 और V3 हैं। तब अगर हमें V1 का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो V1 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? V बराबर हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक, तो V बराबर IR का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो V बराबर IR, यानी I जो होगा हमारा एक ही होगा, I का मान सेम होगा, सब में एक ही वैल्यू आएगी I की। तो I R1, R क्या है, R1 में हमको मान निकालना है। मान लो R1 में कोई मान दे दिया है, 1 दे दिया है, और I हमारी 1 है। ठीक है, करंट का मान भी 1 है, और हमारा जो R1 का जो मान है, रजिस्टेंस R1 जो है उसका मान वो भी 1 है। तो यहाँ V1 का मान क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1 × 1 = 1 वोल्ट। ठीक है, V1 का मान 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, V2 का भी मान फाइंड आउट कर लेंगे, IR2, यानी R2 R3 R1 का मान दिया रहता है। ठीक, तो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, तीनों का मान V1 V2 V3 का मान IR1 IR2 IR3 फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब टोटल वोल्टेज का मान अगर हमको निकालना हुआ, तो चूंकि वोल्टेज हमारे ड्रॉप हुए हैं अलग अलग रेजिस्टेंस में, अगर हमें कोई कहे वोल्टेज ड्रॉप, जो हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप हुआ है अलग अलग रेजिस्टेंस में, वो हमको ये जानना है कि टोटल वोल्टेज कितना है, कितने वोल्टेज में से ये वोल्टेज जो है ड्रॉप हुआ है अलग अलग रेजिस्टेंस में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज निकालेंगे। तो टोटल वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, V1 V2 V3 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 हो जाएगा। अब यहाँ से तो टोटल वोल्टेज इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं V बराबर जो है V1 V2 और V3 का मान यहाँ रख लेते हैं, जो कि है क्रमशः IR1 + IR2 + IR3। अब यहाँ से हम I को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लिया I को हमने। अब यहाँ पे क्या हुआ, R1 + R2 + R3 बचेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो V बराबर क्या हुआ, कॉमन हमने ले लिया I को, तो R1 + R2 + R3 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यदि तीनों प्रतिरोध के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध R लगाया जाए जिसमें सेल से धारा I प्रवाहित होने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो, तब हमने ये कहा कि जो ये आपका डायग्राम है, इसमें अगर हमारा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, ठीक है, R1 R2 R3 अलग अलग नहीं लगे, एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो क्या है, उसका नाम हमने यहाँ पे R रखा है, R लगा है, जिसमें सेल से धारा I प्रवाहित होने पर उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V हो, तब V = क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद क्या हमारा मान आएगा, IR = V बराबर क्या है, IR है, IR = ये V बराबर, इसके पहले का जो समीकरण 1 था वो क्या था, V बराबर I, जो कॉमन हमने ले लिया था, उसके बाद R1 + R2 + R3 बचा था। ठीक है, और जो सेकंड हमारा समीकरण है उसमें V बराबर क्या है, IR मान आया है। तो समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। IR = I R1 + R2 + R3 रख लेते हैं मान दोनों समीकरण का। इसके बाद देखिए R इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो R इक्विवेलेंट = क्या आ जाएगा, R1 + R2 + R3, I से I कट जाएगा आपका। तो यहाँ क्या निकला हमारा, R इक्विवेलेंट, टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस है अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, R1 R2 R3 के मान को जोड़ देंगे, तो हमारा R इक्विवेलेंट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा ओम में। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3। तो ये फॉर्मूला जो है, अगर हमारा कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो वहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम लोग, वहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक, कई सारे रेजिस्टेंस जो होते हैं अगर हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, वहाँ पे पूछा गया कि टोटल रेजिस्टेंस का मान बताइए। अगर ये रेजिस्टेंस जो है R1 R2 R3, कई रेजिस्टेंस जो हैं वो एक सर्किट में जुड़े हुए हैं, किसमें, सीरीज कनेक्शन में, और वहाँ पे कोई पूछेगा कि आप R इक्विवेलेंट, टोटल R का मान निकालिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वहाँ पे। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस लगे रहेंगे उस सर्किट में, वहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल को ऐड कर लेंगे, तो R इक्विवेलेंट हमारा निकल के चला आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, R का मान फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है
ठीक है। इस विधि से प्रतिरोध को जोड़कर तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक प्राप्त किया जा सकता है। ये आपका जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन का डिस्क्रिप्शन था। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम में किस प्रकार से रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, और अगर किसी सर्किट में श्रेणी क्रम में कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो कैसे हम टोटल रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन के माध्यम से। तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात कर लेते हैं वो है समांतर क्रम संयोजन। ठीक, पहला तो हमने जान लिया कि श्रेणी क्रम में संयुक्त होता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक, किस प्रकार से होता है, कैस्केड डायग्राम होते हैं, और टोटल रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। अब हम लोग बात करेंगे समांतर क्रम के लिए, यानी कि अगर हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो किस प्रकार से कनेक्टेड होगा, और वहाँ पर हम किस प्रकार से टोटल रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे, और क्या वहाँ इक्वल होगा क्या अनइक्वल होगा। यानी जैसे हमारा सीरीज़ में क्या था कि करंट हमारी उस सर्किट में समान होती है। अगर किसी सर्किट में सीरीज कनेक्शन में कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो उस सर्किट में करंट का मान क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, और वोल्टेज का मान क्या होगा, तीनों में या जितने रेजिस्टेंस लगे रहेंगे उतने रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा। पैरेलल में जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि समांतर क्रम जो होता है वो किस प्रकार से कनेक्टेड होता है। समांतर क्रम में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस प्रकार से कनेक्टेड होता है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते समय प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक पॉइंट से तथा दूसरे सिरे को दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच एक सेल जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ने की विधि क्या कहलाती है, समांतर क्रम कहलाती है। देखिए आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है। यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, और तीनों में क्या हो रही है, अलग अलग करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, R1 के पहले सिरे को, R2 के पहले सिरे को और R3 के पहले सिरे को एक पॉइंट A पर जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से R1 के दूसरे टर्मिनल को, R2 के दूसरे टर्मिनल को और R3 के दूसरे टर्मिनल को पॉइंट B पर जोड़ दिया गया है। ठीक है, और A और B को क्या किया गया है, एक सेल के माध्यम से जोड़ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो सेल से करंट फ्लो होगी तो तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी वो अलग अलग फ्लो होगी, लेकिन तीनों रेजिस्टेंस में अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, यहाँ पे समान हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज समान होगा, जबकि करंट का मान तीनों रेजिस्टेंस में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये आपको सर्किट समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि माना 3 प्रतिरोध आर, जैसे कि सर्किट में दिखाया गया है, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 पॉइंट A व B के बीच एक सेल से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। सेल से धारा I प्रवाहित होती है और धारा I बिंदु A पर 3 भागों में बढ़ जाती है। जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे होंगे आप लोग, क्लियरली दिख रहा होगा जो करंट यहाँ से जा रही है अपर डायरेक्शन में, वो R1, R2, R3 में क्या हो रही है, बढ़ गई है अलग अलग। ठीक है, धारा क्रम में जोड़े गए हैं और सेल से धारा I प्रवाहित होती है। धारा I बिंदु A पर 3 भागों में बढ़ जाती है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर समान विभवांतर भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब माना प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं। तब अगर हम I1 का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, I बराबर V अपॉन R फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, I1, I2, I3 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, V बराबर IR होता है, तो यहाँ पर हम पक्षांतर करके I का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, I बराबर V अपॉन R से निकालेंगे। अब हमें R1, R2, R3 में करंट का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, I1 का मान निकालना होगा तो V अपॉन R1, I2 का मान निकालना होगा तो V अपॉन R2, और R3 का मान निकालना होगा तो V अपॉन R3 का R3 वाले फॉर्मूले का यूज करके इन तीनों का, यानी तीनों जो करंट है हमारी हैं I1, I2, I3, इनका मान हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम टोटल I की अगर हम बात करें, टोटल I हमको निकालना हो, टोटल करंट अगर निकालना हो तो तीनों के में जितनी करंट जा रही है उनको जोड़ करके हम टोटल करंट निकाल लेंगे यहाँ पे। अब इसको I बराबर हम यहाँ जो I1, I2, I3 है इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे I1, I2, I3 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, V अपॉन R1 का, V अपॉन R2 और V अपॉन R3, इन तीनों को हमने जोड़ लिया। अब I बराबर यहाँ V हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बचता है हमारा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध R लगाया जाए जिसमें धारा I प्रवाहित होने पर उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V हो, तब हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा I बराबर V अपॉन R का, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करते हैं तो हमें V अपॉन R बराबर क्या मिलेगा, V ये जो कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1/R, V से V कट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा, 1/R बचेगा। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला हमको मिल गया कि यदि कोई रेजिस्टेंस किसी सर्किट में पैरेलल में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उन रेजिस्टेंसों का हम, उन रेजिस्टेंस टोटल जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका मान कैसे निकालेंगे।
तो पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टेंसों का मान निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो कि आप ये फॉर्मूला आप लोग को यहाँ दिखाया गया है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ओम में। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो। अतः समांतर क्रम में लगे प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इस विधि से तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध वाले मान से भी कम होता है। यहाँ आप लोगों ने जाना कि जो हमारा पैरेलल में कनेक्शन होता है रेजिस्टेंसों का, उस कनेक्शन में जो करंट का मान होता है किस प्रकार से निकालते हैं और टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो किस प्रकार से निकालते हैं, इन सभी फॉर्मूले का यूज करके हमें इनका मान फाइंड आउट करना होता है। बेसिकली आप इनका फॉर्मूला याद रखिएगा। डेरिवेशन का जो तरीका है बहुत सिंपल तरीका है, इन तरीकों को याद रखिएगा, इससे आप आराम से डिराइव कर सकते हैं पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन को। तो ये आज का आप लोगों का टॉपिक जो था सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज का जो है वीडियो आप लोग का यहीं पर हम लोग इन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा अगले टॉपिक के साथ शुरू करेंगे।